वेलकम गाइस टू द न्यू सीरीज, ठीक है, ऑफ इंग्लिश, जहां हम वोकेबलरी सीखने वाले हैं छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से। ठीक है, हमें पता भी नहीं लगेगा और हमारे जो वोकेबलरीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, बैंकिंग जैसे तमाम एग्जाम्स के लिए हमें पता नहीं लगेगा एंड इन नो टाइम, ठीक है, हमारे वो जहन में बस जाएगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सोर्स क्या है वोकेबलरी का। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारी बुक है, इंग्लिश इज इजी, ठीक है, बाई चेतानंद सिंह के द्वारा एक किताब लिखी गई है, मैजिकल बुक सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा मैजिकल बुक है। तो हमारा जो सोर्स है वो सोर्स यही किताब होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं वो कैब के बारे में। अच्छा, इस किताब की थोड़ी खासियत मैं बता दूं, और मैं ऐसा कोई प्रमोशन करने के लिए मुझे हायर नहीं किया गया है। ठीक है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी समझूं और अपने साथियों को भी समझाऊं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ग्रामर देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया। हर एक चैप्टर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं 50। ठीक है, जैसे नीतू मैम की किताब है ना, उसी तरीके से ये भी किताब है। उसके बाद आपको वोकैब की मिल जाएगी पूरी। वोकैब में आपका स्टोरीज के माध्यम से खासकर वोकैब इसमें दिया गया है। और फिर जैसे लिखा है ना, ग्रामर, उसके बाद वोकैब, और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन भी दिया गया है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का चूंकि अभी एसएससी में हम वेटेज देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, मेंस में कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज़्यादा है। तो ये किताब हमारी ग्रामर अच्छी करेगी, हमारा वोकेबलरी अच्छा करेगा और हमारा कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करेगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस किताब का? मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 1 मंथ में। ठीक है, हम डेली 1 घंटा पढ़ेंगे। हम डेली 1 घंटा पढ़ेंगे का मतलब है कि मैं भी पढ़ूंगा, सबके साथ साथ पढ़ूंगा। ठीक है, डेली 1 घंटा हम पढ़ेंगे और विद इन अ मंथ, ठीक है, विद इन अ मंथ और 40 डेज, ठीक है, इस किताब को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। उसके पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। ठीक है, जिसमें ज्ञान विस्तारा हमारे प्रयास का नाम है, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस की पूरी जो भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, क्या कंटेंट, कहाँ से हमें क्या पढ़ना चाहिए, मैं मॉक जो लगाऊंगा उस मॉक, वो मॉक लाइव मॉक में लगाऊंगा यहाँ। ठीक है, साथ में कंटेंट हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए वो बता दूंगा। साथ में जैसे हमने बोला अभी इंग्लिश हम कर रहे हैं वो करा दूंगा। साथ में हमें पता है जो सीजीएल का मेंस है, ठीक है, मेंस 2025 होने वाला है, मुझे भी मेंस 2025 में अपीयर होना है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं भाई हमारे, 1 मिनट, तो इसके लिए हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं? जैसे जैसे अगर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में हमें पता है कि एनालिटिकल रीजनिंग का ये पोर्शन ज़्यादा है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में साथ के साथ यही करेंगे, हम इस चैनल पे ही एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे। क्या सोर्स है हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के वो मैं रिवील कर दूंगा कि हाँ भाई मैं इस किताब से कर रहा हूँ, ये किताब अच्छी है। आप किताब ले लो, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे साथ करना चाहो तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कुछ पोर्शन जो है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में आएगा इस बार। ठीक है, मतलब अच्छे लेवल का, क्योंकि हम देख चुके हैं कि भाई एडी क्यूटी का लेवल क्या रह रहा है। ठीक है, मैथ्स का अगर वो पूछने पे आ जाए तो। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का भी हम लेवल देख चुके हैं अगर पूछने पे आ जाए तो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर यहाँ तक वीडियो में आगे हो तो जरूर आगे जरूर कंटिन्यू करो। तो बस मैंने एक ब्रीफ बता दिया कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ये इस किताब में चैप्टर नंबर 15 में आप जाइएगा तो आपको वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स दिखेंगे। ये सर बताते हैं कि ये मिनी डिक्शनरी है आपके लिए, जिसमें वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल ही केयरलेस मैनर में, मतलब अगर ना भी आप चाहो याद करना तो भी ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल केयरलेस मैनर में आप इसे याद कर लोगे। देखो ये पहला वर्ड आ गया भाई, स्लिपसुड। स्लिपसुड का मतलब क्या है? इन ए वेरी केयरलेस वे। पहला वर्ड आ गया हमारे यहीं से। अब हम स्टार्ट करते हैं हम कहानी के माध्यम से। कहानी ये है भैया कि मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फोन करने को बोला कि 7 से 8 के बीच में भैया मुझे फोन कर लेना। ठीक है, तो वो चा और किस लिए फोन करने के लिए बोला? क्योंकि वो उनके पिताजी उस समय घर पे नहीं रहते हैं। तो आपने 7:15 में फोन कर दिया कि ठीक है। तो आपने बोला हाय डार्लिंग, आपने आवाज़ सुना नहीं, आपने बोला हे डार्लिंग। ठीक है, सामने से पिताजी आ गए और आपकी फट गई, नहीं सॉरी, तो सामने से पिताजी की आवाज़ आ गई। तो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ भाई। तो क्या हुआ? यू आर टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब कि यू आर शॉक्ड, यू आर इन ए स्टेट ऑफ सरप्राइज।
क्योंकि आपने कुछ ऐसा सुन लिया जो आप सुनने को तैयार नहीं थे, आपने अचानक से कुछ ऐसा सुन लिया, ठीक है, तो यू आर जस्ट टेकन अबैक, यू हियर समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड। टेकन अबैक का मतलब समझ में आ गया, ठीक। तो फिर आपने सोचा कि अरे उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपको धोखा महसूस हुआ, तो आपने डिसाइड किया कि मैं उसे त्याग दूंगा। अबंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना, टू लीव हर कंप्लीटली। अच्छा, अबंडन का एक और सिनोनिम्स क्या है, डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब मरुस्थल ही होता है, तो मरुस्थल के साथ साथ त्याग देना भी होता है डिजर्ट का मतलब। अच्छा, एक और वर्ड मैं साथ के साथ बता दूं, अगर ये जो वर्ड है, एक मिनट, एक और वर्ड है DESSERT, डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट। आप खाने के बाद डेजर्ट लेते हो, ठीक है, स्वीट लेते हो। चलिए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। तो फिर आपके दिमाग में आया कि क्यों ना उसे किडनैप कर लिया जाए, क्या, वाई नोट अबडक्ट हर, क्यों ना उसे किडनैप कर लिया जाए। तो अबडक्ट का मतलब क्या हुआ भाई, किडनैप करना, ताकि उसे और उसके पिताजी को दोनों को एक अच्छी सीख मिले। हमने क्या क्या सीखा, टेकन अबैक का मतलब कि आप कुछ ऐसा सुन लेते हो जो अनप्लेजेंट हो, अनएक्सपेक्टेड हो। अबंडन का मतलब त्याग देना, डिजर्ट का मतलब त्याग देना, ठीक है, अबडक्ट का मतलब किडनैप करना। फिर आपने अगले दिन आप उसे कॉलेज में मिले, आपका प्लान था भैया किडनैप कर ले। आपने देखा, उसने देखा, ही नोटिस एन अब्रेशन इन योर बिहेवियर। एब्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि नॉट नॉर्मल से डेविएट करके कुछ, आपका अनयूजुअल बिहेवियर। एब्रेशन का मतलब होता है इन ए अनयूजुअल मैनर, आप क्या, अनयूजुअल मैनर में आप बिहेव नहीं कर रहे थे, यू डू नॉट बिहेव इन ए यूजुअल मैनर। तो कोई भी चीज यूजुअल या फिर जैसा वो होता है नॉर्मल से अलग दिखे, तो हम बोल सकते हैं कि एबरेशन उसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसे आश्चर्य हुआ कि भैया क्या हुआ आपके साथ, आपके इस एबरेंट बिहेवियर का मतलब क्या है, ठीक है। एबरेंट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, एबरेंट बिहेवियर। नोटिस एंड एबरेशन क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि यार मैंने क्या किया है भाई, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल, यू आर ए मैन, ठीक है, पिघल गए। फिर आपने जो प्लान किया था किडनैपिंग का, उस प्लान को हर फेल, योर प्लान ऑफ अबडक्टिंग हर फॉल्स इनटू अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था, मतलब कोई चीज आपने सस्पेंड कर दी या फिर पोस्टपोन्ड कर दिया, आपने यू ड्रॉप्ड इट टेम्पोररली, ठीक है, आपने इसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अबेयंस का मतलब क्या है, निलंबित अवस्था, मतलब आपने उसे पोस्टपोन कर दिया या फिर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बताया आई एम प्रेग्नेंट, उसने बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर से आपको टेकन अबैक, फिर से आपको झटका लगा, ये क्या हो गया यार, तो झटके वाली बात ही है, ठीक है, यू आर जस्ट टेकन अबैक। आपको फिर से, टेकन अबैक का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोई ऐसी चीज सुन लेना जो आप सुनना नहीं चाह रहे थे, मतलब अचानक से कोई सुन लिया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो व्हाट इज टेकन अबैक, अचानक से कोई चीज मालूम पड़ जाना, ठीक है। अब बीइंग ए मैरिड, आप लोग शादीशुदा हो नहीं, दोनों ने सोचा कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, चलो अबॉर्शन करवा लेते हैं। यू आस्क्ड हर टू गो फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि इफ अ वुमन हैज अबॉर्शन, किसी महिला अगर अबॉर्शन करा रही है तो वो अपनी प्रेगनेंसी जानबूझकर अपनी इच्छा से वो समाप्त करना चाहती है। तो ये जो वर्ड आया डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब क्या हुआ भाई, डेलिबरेटली का मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, ये समझ रहे हैं। साथ साथ में हम अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ डेलिबरेटरी का मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, ठीक है। ठीक। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सीड को प्रॉपर डेवलप नहीं होने दिया। अब देखो, अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हो और प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही आपने उसे रोक दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसे अबॉर्ट कर दिया। अच्छा, इसके लिए एक हमारा ईडियम्स भी होता है, निप इन द बड, निप इन द बड, एक मिनट, मतलब कली ही खिली थी कि आपने उसे निचोड़ दिया, आपने उसे फूल बनने ही नहीं दिया, ठीक है। तो निप इन द बड का मतलब अबॉर्शन, अबॉर्ट करना, इसका मतलब क्या होगा, अबॉर्ट करना, ठीक है। हम कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम कोई प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि चलो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, ठीक है, उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं ठीक है, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, ठीक है, लेट्स अबॉर्ट द मिशन। तो अबॉर्ट का मतलब कि चीजें आप प्लान कर रहे थे और बीच में ही आप रुक गए, ये अबॉर्ट का मतलब होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये खत्म हो गया, एक स्टोरी में हमने देखिए क्या क्या सीखा। हमने टेकन अबैक का मतलब सीखा, कोई ऐसी चीज सुनना जो अनप्लेजेंट थी, अनएक्सपेक्टेड थी। अबंडन का मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना। अबडक्ट का मतलब किडनैप करना। एबोरिशन का मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो यूजुअल नहीं है।
आप अनयूजुअल, समथिंग अनयूजुअल इज एब्रेशन, ठीक है। अबेयंस का मतलब निलंबित अवस्था, अबेयंस का मतलब कि कोई ऐसी चीज जो आप प्लान किए थे लेकिन उसको आपने ड्रॉप कर दिया टेम्पोररली, ठीक है। फिर टेकन अ बैक, अबॉर्शन का मतलब क्या हुआ कि अबॉर्शन का मतलब कि यू आर प्लानिंग सम, यू आर प्लान समथिंग, ठीक है, एंड यू कांट गो नाउ विथ योर प्लान, ठीक है, दैट इज अबॉर्शन, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक सेंस में अबॉर्शन का मतलब है कि टू अबॉर्ट अ प्रेगनेंसी, ठीक है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, ये हमने इतना देख लिया। अब सेकंड स्टोरी पे हम आते हैं, ठीक है। यू हैव टू वर्क लॉट टू डू एंड लिटिल टाइम टू रीड, आपके पास बहुत ज्यादा काम है करने के लिए और समय बहुत कम है, ठीक है, ताकि आप कुछ किताब पढ़ सके। आपको एक वार एंड पीस जैसी एक नोवेल पढ़ने की जिसमें 1500 पेजेज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, समय तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या कहोगे, शॉर्टर वर्जन आप ढूंढोगे। शॉर्टर वर्जन क्या होगा, अब्रिज्ड वर्जन होगा। अब्रिज का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग शॉर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अब्रिज, अब्रिज मतलब टू मेक समथिंग शॉर्ट, यू मेक इट शॉर्टर। अब्रिज का मतलब समझ गए, ऐसे याद रखो, ए ब्रिज, अगर ब्रिज है तो दूरी कम करने के लिए ब्रिज बनाई जाती है, ब्रिज ना हो तो बड़ा दूर घूम के जाना पड़ेगा। तो अब्रिज का मतलब दूरी शॉर्ट करना, ठीक है, या फिर कुछ किसी चीज को छोटा करना। अच्छा, एक अच्छी किताब जो है, चाहे वो शॉर्ट वर्जन हो चाहे वो लॉन्ग वर्जन हो, उसको अक्लेम मिलता है। अक्लेम मतलब पब्लिक प्रेज, ठीक है। पब्लिक प्रेज का मतलब कि उसे सम्मान मिलता है, ठीक है, उसे ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। अक्लेम का मतलब है, ठीक है। अच्छा, अक्लेम का सिनोनिम्स क्या है, अक्लोड। अक्लोड का मतलब क्या है, अक्लेम, दोनों का मतलब है प्रशंसा, ख्याति, ठीक है। अच्छा, अब्रिज्ड, अब्रिजमेंट, आप ओरिजिनल वर्जन हो, अब्रिजमेंट समझ रहे हो ना, छोटा करना। अब्रिज, अब्रिज मतलब छोटा करना, अब्रिजमेंट मतलब छोटा हुआ रूप, छोटा हो चुका रूप जो है उसका, उसको अब्रिजमेंट कहेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी स्टोरी हो गई हमारी। हमने क्या सीखा, हमने सीखा अब्रिज का मतलब छोटा करना, ठीक है। अक्लेम का मतलब पब्लिक प्रेस, ठीक है। अक्लोड का मतलब पब्लिक प्रेस, ठीक है। द थर्ड स्टोरी, वेन यू वेयर यंग, आप बहुत छोटे हो, आप चुरा नहीं सकते, लेकिन आपका जो भाई है ना उसे चोरी करने की आदत है, ठीक है। आप समझो, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो हम और आप दोनों अपने दिमाग में एक स्टोरी फ्रेम करेंगे, ताकि स्टोरी, हमें स्टोरीज याद रहती है। जैसे हम चल रहे हैं और हम बाइक से चल रहे हैं और कोई ऐसी घटना हो गई, चलते चलते मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो गया, बाइक टक्कर हो गई, लेकिन आपको एक 2 साल 2.5 साल पहले की टक्कर याद होगी, या कुछ ऐसी अजीब सी चीज हुई जो आपको याद रहेगी। तो वैसे ही जब हम स्टोरी बना के चीज़ों को रिलेट करते हैं तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए ये बुक मुझे बाकी किताबों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर लगी, ठीक है। मैंने सब कुछ पढ़ रखी है। आपको ये बता दूं कि मैंने नीतू सिंह मैम की मैंने किताब पढ़ रखी है, ठीक है। उसके बाद और किताबें, जैसे और बहुत सारे टीचर्स को मैंने, जैसे अमन वशिष्ठ सर हैं, तो अमन वशिष्ठ सर की किताब तो मैंने नहीं पढ़ रखी है, लेकिन अमन वशिष्ठ सर के पढ़ाने का तरीका, उनको वोकैब कराने का तरीका भी मैं जानता हूँ, बहुत बेहतरीन कराते हैं। उसके बाद मैंने वोकैब के लिए नॉर्मन लेविश नाम की किताब पढ़ रखी है। मैंने वोकैब के लिए आपकी ये ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक पूरा तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो मैंने ब्लैक बुक भी थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है। लेकिन सबसे बेहतरीन मुझे यही तरीका लगा है भाई, ठीक है। आप एक बार कंप्लीट करके इसे देखो, अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद क्विज के फॉर्मेट में इन चीज़ों को वापस से रिवाइज कराया जाए, ठीक है। तो जो भी साथी मेरे सी एच एस एल 2025 के लिए हो, या सी जी एल सी एच एस एल सी पी ओ 2026 की प्रिपरेशन के लिए हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए। हम तीसरी स्टोरी पे आते हैं कि आप बहुत छोटे हैं, आप चोरी नहीं कर सकते, लेकिन आपके भैया थोड़े बड़े हैं, तो वो थोड़ी उनको आदत है कि चोरी करना है, ठीक है। तो चोरी, थोड़ा चोर वाली आदत है उनको। लेकिन आप तो छोटे हैं, तो वो बोले कि यार एक काम करना, तो तुमको तो नहीं आता करना, मम्मी के पर्स में से पैसा निकालेंगे या मम्मी के ड्रॉवर में से पैसा निकालेंगे, तुम बाहर गेट पे खड़े होके और देखना कि मम्मी आ तो नहीं रही है, आ रही होगी तो भैया भैया करके मुझे हल्का सा कुछ इन्फॉर्मेशन है, हिंट दे देना, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने चोरी तो नहीं की, लेकिन आपने हेल्प किया। तो वेन यू हेल्प, ठीक है, समवन इन रॉन्ग डूइंग, when you help someone in wrongdoing, you are not a thief, but you are a accomplice, ठीक है। आप क्या हो, आप साथी हो, आप सहयोगी हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, आप सहयोगी हो, अकम्प्लिस हो, ठीक है। अच्छा देखो, एक वर्ड जो है यहाँ लिखा नहीं है, मैंने खुद से ही बोल दिया, अकम्प्लिस, ठीक है। अकम्प्लिस का मतलब क्या होगा
कि जो गुनाह में साथी होगा भाई वो अकम्पलिश होगा। ठीक है, ये सिर्फ अकम्पलिश का मतलब हमेशा साथी मत लिख देना, साथी कुछ बुरा करने में, चाहे आपने किसी को टक्कर मार दी गाड़ी चलाते हुए, आप साथ में बैठे थे तो आप अकम्पलिस हो। चोरी किया साथ में, अकम्पलिस हो। आप चोरी नहीं किए, कोई और चोरी किया, लेकिन आपने साथ दिया किसी न किसी तरीके से, तो आप अकम्पलिश हो। ठीक है, फिर क्या है कि आपके भाई ने ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, तो ढेर सारे पैसे इकट्ठा करने को क्या बोलेंगे भाई? अकुमुलेट बोलेंगे। अकुमुलेट का मतलब कि इकट्ठा करना किसी चीज को। अकुमुलेट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को इकट्ठा करना हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टोरी खत्म हमारी। नेक्स्ट स्टोरी क्या कहते हैं? पुअर फील्डिंग हैज ऑफन प्रूव्ड। देखिए फायदा क्या है ना इससे, कि इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टोरीज को पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की आदत आ रही है कि अच्छा पुअर फील्डिंग है, उसके बाद हैज लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ऑफन प्रूव टू बी इंडियाज आर्किल्स। ठीक है, आर्किल सेल्स, आर्किल्स नहीं है, अशिल सेल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हिंदी मतलब बोलो कमजोर पक्ष। वो पक्ष, वो चीज जो आप पूरा स्ट्रांग हो। ठीक है, और कोई एक छोटी सी कमी है, जिसको बोलते हैं ना दुखती नस, ये दुखती नस है ये। ठीक है, अकाइल सेल्स क्या होता है? ये तो वीकेस्ट पॉइंट है एक एक कैरेक्टर में, जहां कोई व्यक्ति आसानी से आक्रमण या हमला कर सकता है। देखो बेसिकली अकाइल्स जो था एक ग्रीक हीरो था। माना जाता था कि उसका पूरा जो पावर है ना उसके हील में है। उसका पूरा पावर क्या है? उसके हील में। अब देखो याद करो, हमारा जैसे जब महाभारत का युद्ध हो गया उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? तो सिर्फ अंगूठे में एक तीर लगने से उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी विधियां होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि उनके अंगूठे में तीर लग के उनकी मृत्यु होना था। ऐसे याद करो रावण की मृत्यु कैसे हुई? तो रावण पूरा स्ट्रांग था, पूरा बलशाली था, मर ही नहीं सकता था, लेकिन उसका नाभि उसका कमजोर पक्ष था। उसके नाभि में रावण नेवल्स में बोला जाता है कि नेवल्स, विभीषण ने बताया कि भाई प्रभु मार दीजिए नेवल नाभि में, प्रभु ने मार दिया। तो रावण का नेवल्स क्या है? रावण नेवल्स प्रूव्ड टू हिज अकिल्स हील्स। ठीक है, ये बात समझ में आया? ठीक है, तो ये कमजोर पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ अच्छा है लेकिन ये कमजोर पक्ष। ठीक है, द नेक्स्ट इज अकॉस्टिक। ठीक है, अकॉस्टिक का मतलब क्या होगा? कि विच रिलेटेड टू साउंड, जो भी साउंड से रिलेटेड है या हियरिंग से रिलेटेड है वो अकॉस्टिक। ठीक है, अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करे, ना कि लाउडर साउंड कोई एम्पलीफायर यूज करके या फिर कोई और किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करे। जो भी इंस्ट्रूमेंट हो नेचुरल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट। जैसे गिटार है तो अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आपने इसमें स्पीकर लगा दिया, साउंड ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो फिर आपने चेंज कर दिया। अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नेचुरल साउंड प्रोड्यूस करे। और अकॉस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ साउंड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज अकॉस्टिक। ठीक है, ठीक। अच्छा, जब हम बात कर रहे होंगे अकॉस्टिक स्पेस के बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग सम स्पेस टू बी अकॉस्टिक, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे होंगे कि ये जो स्पेस है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें म्यूजिक अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई थिएटर है, उस थिएटर का जो म्यूजिक म्यूजिक है उस अकॉस्टिक है, मतलब वो थिएटर अकॉस्टिक है। द acoustics of Priya Theatre in Delhi pulls cinegoers there। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रिया थिएटर है उसका अकॉस्टिक्स बहुत अच्छा है। अकॉस्टिक्स का मतलब इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है कि साउंड एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है उसका। ठीक है, समझ गए? द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीड। अब हम जब एक्रीड के बारे में पढ़ेंगे तो एक्रीड इज समथिंग विच इज वेरी शार्प। ये जो रूट है ना एक्री, एक मिनट, ये जो रूट है एक्री, एक्री का मतलब होता है वेरी शार्प। ठीक है, जहां भी एक्री लगा हो उसका मतलब क्या होता है? शार्प होता है। तो एक्रीड का मतलब कोई ऐसा स्मेल जो कि अच्छा, ये शार्प किस सेंस में होगा? बुरे सेंस में शार्प होगा, निगेटिव सेंस में ये शार्प होगा। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है? एक्रीड स्मेल। एक्रीड स्मेल कैसा होगा भाई? एक्रीड स्मेल कैसा होगा? एक ऐसा स्मेल जो स्ट्रांग हो और शार्प हो लेकिन अनप्लेजेंट हो। स्ट्रांग है, शार्प है, लेकिन कैसा है भाई? अनप्लेजेंट है। ठीक है, जैसे टोबैको, जो लोग नशा नहीं करते हैं तो वो जब कोई सिगरेट पीता है बगल में तो बड़ा गंदा नहीं लगता, तो ये उस तरीके का है। आप
पन्नी जलाते हो, प्लास्टिक जब जलता है तो बिल्कुल बुरा स्मेल आता है, ये वो एक्रीड स्मेल है। ठीक है। अच्छा, एक्री हमने बताया, एक्री मतलब सार, जब एक्रीड रिमार्क्स होते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हमेशा एक दूसरे पे एक्रीड रिमार्क्स करते रहते हैं। एक्रीड रिमार्क्स मतलब कटाक्ष, इसको अगर हिंदी में बोले तो कटाक्ष होता है, मतलब ये बोल सकते हो बैड स्टेटमेंट। ठीक है, जो बड़ा तीखा हो। ठीक है, तीखा मतलब वो नहीं कि भाई तीखा है स्वाद आ गया, ऐसा वाला नहीं। तीखा मतलब कि सामने वाले को अच्छी ना लग रहे हो। ठीक है, जैसे तंज कसते हैं उस तरीके का। समझ गए। अच्छा, दिस रिजल्ट इन एक्रीमनी। एक्रीमनी मतलब कि बिटर, एक्रीमनी मतलब बिटर रिलेशनशिप। जब हम बोल रहे हैं एक्रीमनी, जैसे हम बोलते हैं हारमनी, हारमनी, हारमनी मतलब कि गुड रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक्रीमनी मतलब बिटर रिलेशनशिप, या फिर बिटर या एंग्री वर्ड ऑफ क्वारल्स। ठीक है, ये हम समझ गए। चलिए नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है कि व्हाट आर नाटो, सेल एंड क्राई। ये वर्ड्स क्या है, नाटो है, सेल है, क्राई है। तो देखो दो वर्ड यहाँ हम सीखते हैं, एक एक्रोनिम्स है, एक्रोनिम्स, और एक वर्ड जो है हमारा वो क्या है, एब्रीविएशन। कहाँ बजे, एब्रीविएशन। लग तो रहा होगा दोनों सेम है भाई। एक्रोनिम्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक बड़ा वर्ड, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर इनिशियल लेटर पकड़ लिया जाए NATO, तो ये क्या बन गया, एक्रोनिम्स बन गया। तो नाटो इज एन एक्रोनिम्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। सेल इज एन एक्रोनिम्स ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्राई इज एन एक्रोनिम्स ऑफ चाइल्ड रिलीफ एंड यू। बट एब्रिविएशन क्या है कि एक्रोनिम्स नहीं है। जैसे हम BBC हम बोल रहे हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं बना रहा है, जैसे ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहा है। BBC इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जैसे नाटो हम बोल रहे हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि नॉर्थ अटलांटिक के नॉर्थ में जो कंट्रीज है उनका एक ट्रीटी हो रखा है। SCI सेल का मतलब है कि बस एक कंपनी है, उसके उसको हमने छोटा कर दिया है। ठीक है, तो BBC एब्रिविएशन नहीं है, बस इसको समझिए। ठीक है, एब्रिविएशन एक्रोनिम्स हम समझ गए, छोटा रूप, संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप हिंदी में हम बोल सकते हैं कि सब छोटा रूप ही एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन। ठीक है, बोथ कैन बी सिनोनिम, सिनोनिमसली यूज्ड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इच अदर। ठीक, आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन अक्रॉस द बोर्ड प्राइस। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है जैसे पूरा बोर्ड है, एक बोर्ड समझो, बोर्ड समझो मतलब मान लो कि एक शहर है, मान लो एक पूरा देश है। जैसे GST इज क्या, अक्रॉस द बोर्ड टैक्स सिस्टम, मतलब पूरे देश में एक सिंगल टैक्स सिस्टम है। सिंगल मतलब कि सबको वही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज अक्रॉस द बोर्ड, तो अक्रॉस द बोर्ड इज समथिंग, ठीक है, पे राइज विथ इफेक्टिवली फॉर पीपल एट एवरी लेवल। ठीक है, क्या कह रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या होगा कि द पॉलिसी और सिचुएशन, ठीक है, अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड इज, दैट मीन्स इट अफेक्ट एवरीवन। क्या हो रहा है कि वो हर एक को इफेक्ट करेगी, हर एक थिंग को इफेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, हर एक लोग को, हर एक थिंग को वो इफेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर ग्रुप में। इसका मतलब अक्रॉस द ब्रॉड, इसका मतलब होता है कि सभी, सभी रूप से। जैसे हम बोलते हैं इन ए नट सेल। ठीक है, संक्षिप्त रूप में, कुल मिला के बात ऐसी है। ठीक है, तो अक्रॉस द बोर्ड ये क्या है, एक एडियम से। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो सभी लोगों के लिए बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है तो सभी लोग। दैट मीन्स कि इफ वी आर चेंजिंग समथिंग, ठीक है, द चेंज इज अप्लाइड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या ऑल सेक्शंस। ठीक है, या एवरीवन। ठीक है, द नेक्स्ट इज इफ समवन इज एडिक्वेट। देखो ये काफी मुझे बढ़िया लगा, हमें मुझे ये पढ़ के, अगर सब कुछ चीजें एडिक्वेट है इसका मतलब इनफ है, पर्याप्त है। ये तो हम समझ रहे होंगे कि एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, इसमें कौन सी नई बात है। एडिक्वेट मतलब तो पर्याप्त होता है, हम में से सभी लोग जानते हैं कि एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, देयर इज इनफ ऑफ इट। ओके, द मनी यू गिव मी इज एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट। ये तीनों सिनोनिम्स है, एडिक्वेट, इनफ, सफिशिएंट। इफ द नाउन इज प्लूरल, यहां इंपॉर्टेंट है भैया, अगर नाउन प्लूरल है तो हम एडिक्वेट नहीं लगा सकते। जैसे हम गए और हमने पूछा कि बताइए क्या आपके लॉज में या आपके घर में रूम है, इस होटल में क्या आपके रूम है कि सब लोग स्टे कर सके, तो हम इसमें एडिक्वेट नहीं लगा सकते। ठीक है, हम लगाना पड़ेगा इनफ या सफिशिएंट। देयर आर इनफ रूम्स, आर देयर इनफ रूम्स और सफिशिएंट रूम्स फॉर एवरीवन टू स्टे। ठीक है, इस केस में एडिक्वेट नहीं लगा सकते, तो अगर प्लूरल है तो एडिक्वेट नहीं लगाएंगे। अच्छा, एडिक्वेट का एक और मतलब क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, मतलब गुड इनफ।
एडुकेट का मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरी पढ़ाई काफी अच्छी हुई है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आई वॉज गिवन, ठीक है, आई वॉज गिवन बाई माई फादर, आई वॉज गिवन एडिक्वेट स्कूलिंग, ठीक है, मेरी स्कूलिंग काफी अच्छी हुई, ठीक है। ही ही वॉज गिवन एडिक्वेट केयर बाई हर पेरेंट्स या बाई हिज पेरेंट्स, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे द प्रिजनर वेयर नॉट गिवन एडिक्वेट फूड, एडिक्वेट का मतलब ये नहीं कि ढेर सारा खाना मिल रहा है, ढेर सारा खाना नहीं, एडिक्वेट मतलब क्वालिटी फूड। यहाँ एडिक्वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, यहाँ एडिक्वेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्वालिटी को, क्वालिटी को, क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा है प्रिजनर्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लिखा ना, डोंट कंफ्यूज एडिक्वेट हियर विथ एनफ इन क्वांटिटी, ठीक है। अब इफ यू आर कंसर्न अबाउट द क्वांटिटी, डू नॉट यूज एडिक्वेट, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर प्लूरल हो तो एडिक्वेट नहीं लगा सकते हैं, अगर प्लूरल हो तो हम एडिक्वेट नहीं लगा सकते। तो यहाँ क्या है, जैसे फूड है तो हम एडिक्वेट नहीं लगाएंगे, फूड के साथ हम क्या लिखेंगे, द प्रिजनर्स वेर नॉट गिवन इनफ और सफिशियंट फूड, द प्रिजनर्स वेर नॉट गिवन इनफ और सफिशियंट फूड, हम ये लगा देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, सम ऑफ अस आर ऑब्सेस्ड विद आवर प्रॉब्लम एंड टेल इट टू फ्रेंड्स एड नोजियम। अच्छा एड नोजियम क्या है भाई, एड नोजियम का मतलब ये होता है कि कोई चीज इतना बार आप रिपीट कर दो, इतना बार आप रिपीट कर दो कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। नोजिया का मतलब क्या है, सेंस ऑफ वोमिटिंग। तो एड नोजियम का मतलब है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, नोजिया मतलब वोमिटिंग होता है, तो एड नोजियम मतलब होता है कि कोई चीज आपने इतनी बार रिपीट कर दिया, इतनी बार रिपीट कर दिया, एक बार जाओ, हम क्या बोल सकते हैं कि इतनी बार आपने रिपीट किया कि वो सेंस ऑफ एनोएशन पे वो पहुंच चुका है, ठीक है, लोग परेशान हो जा रहे हैं उस चीज से, ठीक है। बस बहुत छोटी सी चीजें, जैसे यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स क्या होते हैं, एड नोजियम मतलब हर कुछ थोड़े दिन पे सेमिनार, हर थोड़े दिन पे सेमिनार, कुछ सेंस बनता नहीं है, ठीक है, और करवाए जा रहे हैं सेमिनार, तो क्या है, एड नोजियम है। एड नोजियम का मतलब क्या है कि वो बस बिल्कुल बकवास है, बर्दाश्त से बाहर चीजें हैं, मतलब इतनी बार रिपीट हो चुका है कि वो चीजें बर्दाश्त करने के बाहर हो चुकी है, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा क्या, एक वर्ड और आता है अडू, अडू का मतलब क्या है, जितने से छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना भैया, वो तो पता लगा पाना मुश्किल है। जैसे नोजिया का मतलब वोमिटिंग होता है, तो हम गेस भी कर पाएंगे, अच्छा एड नोजिया में तो कुछ ऐसा होगा कि नोजिया मतलब वोमिटिंग है, तो कुछ ऐसा जो अनप्लेजेंट है, ये तो समझ में आ जा रहा होगा कि एड नोजियम का मतलब निगेटिव सेंस आ रहा होगा। लेकिन अडो निगेटिव सेंस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें छोटे, जितने छोटा वर्ड होगा उतना आप गेस नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है। अडो का मतलब क्या है, अननेसेसरी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो नेसेसरी नहीं है वो क्या है, अडो है। अडो मतलब अननेसेसरी एक्टिविटी, ठीक है। एंड नाउ विदाउट फर्दर मोर अडो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अब क्या कह रहा है कि अब कोई फालतू एक्टिविटी के बिना, चलो दूसरे वर्ड पे आते हैं, देखो कितना बढ़िया समझा है। एंड नाउ विदाउट फर्दर मोर, विदाउट मोर अडो, ठीक है, एट वंस, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। बिना आप कोई बकवास किए भैया, चलो अब दूसरे वर्ड पे आते हैं। अब क्या है कि इट इज गुड इफ द सेमिनार आर हेड अंडर द एजेज ऑफ, अंडर द एजेज ऑफ, एक चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ कि हम साथ में सिनोनिम्स कर ले रहे हैं, साथ में एंटोनिम्स आ जा रहा है, साथ में इडियम्स आ जा रहे हैं, फ्रेजेज आ जा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स जो ये पूरा सेक्शन है इस किताब का, ये पूरा सब कुछ एक जगह दिया गया है। अंडर द एजीज ऑफ का मतलब होता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, लिखा है ना कि अंडर द एजिज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डायरेक्टली कंसर्न, ठीक है, विद द टॉपिक। तो अंडर द एजिज ऑफ का मतलब कि जैसे आप मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कोई ऐसा सेमिनार हुआ जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ही पर्सन उसको करा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, कोई बाहर का कॉन्ट्रैक्टर उसको करा रहा है तो वो बेहतर नहीं है, ठीक है। तो अंडर ऑफ द एजिज ऑफ का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न रखती है उस टॉपिक से, एक्सपर्टीज रखती है उस टॉपिक में, वो चीज़ करा रही है, उसके अंडर वो चीज़ हो रहा है, ठीक है, ऑफिशियल सपोर्ट है, बैकअप है, सब वहीं का है, ठीक है। अब देखो, who should go to the seminar? Not those who keep on waiting for the coffee breaks. If it is a seminar on classical music, it should be attended by classical music aficionados. भाई देख लो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी तो वीक है, ठीक है,
क्या लिखा है भाई, एफिशियोंडोश। एफिशियोंडोश का मतलब ये है कि आप जैसे क्लासिकल म्यूजिक में वही व्यक्ति क्लासिकल म्यूजिक को अटेंड करेगा जो उसमें रुचि रखता है, ठीक है, बहुत गहरी रुचि रखते हो। तो एफिशियोंडोश का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज में बहुत गहरी रुचि रख रहे हो, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। द नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, आफ्टर मैथ, ठीक है। आफ्टर मैथ को ऐसे समझ सकते हो कि मैथ्स बहुत डर लगता है लोगों को मैथ्स में बचपन में। अब मैथ्स या मैथ्स आपको बहुत पसंद है, ठीक है, मैथ्स के बाद क्या आएगा, तो मैथ्स के बाद क्या आएगा, अच्छा आपको बहुत पसंद है तो उसके बाद कोई बुरी चीज आ सकती है, हो सकता है कोई बुरी चीज आए, ठीक है। मैथ्स के बाद क्या होगा, तो आफ्टर मैथ का मतलब है याद कर सको तो याद करो निमोनिक से, नहीं तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, कोई बुरी घटना घटी हो और उसके बाद के समय को दर्शाने के लिए हम आफ्टर मैथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इज ए रिजल्ट और पीरियड फॉलोइंग ए बैड इवेंट, क्या है कि एक बैड इवेंट को फॉलो करने करने का जो पीरियड है या रिजल्ट है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर मैथ। जैसे क्या बोल सकते हैं हम कि द आफ्टर मैथ ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, वॉज वेरी डिवास्टेटिंग, ठीक है, कि साइक्लोन के बाद का जो समय था, बाद का जो पीरियड था वो बहुत ज्यादा विध्वंसक था, ठीक है। साइक्लोन आया चला गया, उसके बाद देख रहे हैं तो हर जगह तबाही तबाही है, तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर मैथ है, ठीक है। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द गल्फ वार एंड इट्स आफ्टर मैथ, क्या कह रहा है कि जब गल्फ वार हुआ तो गल्फ वार में जितने जान माल की हानि हुई भाई, ठीक है, जितने जान गए, और उसके जो बाद का समय था, बाद का समय मतलब देखो अप्रिय घटना के बाद का समय, ये मत समझना कि तुम्हारी शादी के बाद का समय हो सकता है प्रिय घटना हो, लेकिन उसके बाद के समय के लिए आफ्टर मैथ नहीं यूज करेंगे भाई, आफ्टर मैथ विल नेवर बी फुल्ली नोन। अब इतना ज्यादा इसमें क्या उसको बोल सकते हैं, इतना ह्यूमन लॉस हुआ था इसमें कि अभी तक ये पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगा कि कितना नुकसान हो चुका है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, आई आई वंडर इफ द यूएन विल एवर पुट द इशू सीरियसली ऑन इट्स एजेंडा। मैं मुझे आश्चर्य होगा यदि यूएन कभी भी इस इशू मतलब गल्फ वार के इशू को, ठीक है, अपने एजेंडा में सीरियसली पुट करेंगे। आज व्हाट इज एजेंडा, एजेंडा क्या है, एक लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, दैट हैड टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है भाई, एजेंडा मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग, इस मीटिंग का पर्पस क्या है, तो व्हाट इज एजेंडा, एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैड टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एल्बर्ट्रोस। अल्बर्ट्रोस नाम के एक पोएट था, एक पोएम था, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, मुझे द एंशिएंट मैरिनर एक पोएम का नाम था, द एंशिएंट मैरिनर। अब उसके लेखक का नाम तो मुझे याद नहीं है। उसमें एक पंक्षी था, ठीक है, जो समुद्री सी बर्ड्स है, ठीक है, समुद्री पक्षी है, उसका नाम है एल्बेट्रोस, ठीक है, जो बहुत दूर तक चल सकता है, बहुत दूर तक उड़ सकता है। तो हम याद रखेंगे व्हाट इज एल्बेट्रोस, ठीक है। हम डिटरमाइन करते हैं, अच्छा जो बहुत दूर तक उड़ रहा है मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसको अगर हम इससे रिप्रेजेंट करें कि इफ यू डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज एल्बेट्रोस अराउंड योर नेक, आपके गर्दन में एल्बेट्रोस फंसा हुआ है, मतलब क्या है, आपके साथ कोई मुसीबत है जो आपके साथ चली जा रही है, चली जा रही है, तो क्या करेंगे, यू मीन दैट दे काउज यू ग्रेट प्रॉब्लम फॉर विच यू कांट एस्केप। अब देखो सेंस देखो, अल्बेट्रोस एक ऐसा सी वर्ड है जो लॉन्ग डिस्टेंस से उड़ सकता है। अब जो हमारा इडियम्स है अल्बेट्रोस अराउंड योर नेक, इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पक्षी जो लंबे समय तक आपके साथ है, मतलब ऐसी परेशानी जो लंबे समय तक आपके साथ है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, सिंपल। क्या कह रहा है, दे प्रिवेंट यू फॉर फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप जो करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, ये काफी बड़े साइज का पक्षी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एन अनप्रिंसिपल्ड अलायंस प्रूव टू, अच्छा अलायंस क्या होता है भाई, गठबंधन, ठीक है, अलायंस क्या हो सकता है, गठबंधन, ठीक है। जैसे हम बात करें, अच्छा दो दो वर्ड आते हैं, एक अलायंस आता है और एक आता है कॉलिजन। देखो अगर जैसे हम गवर्नमेंट के सेंस में अगर हम बात करें तो अलायंस क्या है, जैसे हमने पता है कि हमारा यूपी है, ठीक है, हमारा ये है एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का मतलब कि इलेक्शन से पहले अगर 4-5 लोग आए हैं कहेंगे चलो हम साथ में इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या अलायंस है, ठीक है। और अगर इलेक्शन हो गया अलग अलग, अब मैंडेट नहीं आ पा रहा है, उसके बाद जब आप सरकार बना रहे हो मिलकर, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, कॉलिजन गवर्नमेंट, फिर अलायंस नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अंतर है अलायंस और कॉलिजन में। तो
हम क्या बोलेंगे कि अन अनप्रिंसिपल अलायंस। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे यूपीए है या फिर एनडीए है या फिर आप जीतने के लिए आप वैसे व्यक्ति के साथ आ जा रहे हो, ठीक है, जिन जो प्रिंसिपल है ही नहीं, आपका प्रिंसिपल आपकी विचारधारा उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, लेकिन आप जीतने के लिए आप उसके साथ आ जा रहे हो, तो फिर क्या होगा कि पूरे पार्टी के पॉलिटिकल ग्रोथ में वो क्या होगा, एल्बोट्रोस अराउंड द नेक, मतलब वो दुविधा बनता रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इट इज नॉट गुड टू बी लिटरेट विद, आजकल इतना अच्छा नहीं है पढ़ा लिखा होना, ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, लिखा इट इज नॉट इनफ टू बी लिटरेट विद, आजकल सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, यू नीड टू बी कंप्यूटर लिटरेट, यू नीड टू बी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर की साक्षरता का भी ज्ञान होना चाहिए, दैट इज यू मस्ट बी कंप्यूटरीज, कंप्यूटरीज, कंप्यूटर लास्ट में ईएससी लगा देने का मतलब क्या है कि आपको उसकी जानकारी है भैया, ठीक है, कंप्यूटरीज, द टर्म एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, कंप्यूटरीज का मतलब द टर्म एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, द टर्म एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, ठीक है। व्हाट इज एन एल्गोरिथम, इट इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, एल्गोरिथम क्या है भाई, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कंप्यूटर को देना होता है, ठीक है, जो एक फिक्स ऑर्डर में कैरी आउट किया जाएगा टू फाइंड अ क्वेश्चन या टू कैलकुलेट, जैसे हम बोलते हैं ना यूट्यूब एल्गोरिदम मेरा वीडियो प्रमोट ही नहीं कर पा रहा है, मेरा वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है, तो एल्गोरिदम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, जैसे मैं एसएससी के लिए मैं ये चीज़ें मैं एसएससी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, तो अब मैं एसएससी नहीं उसमें डालूंगा, तो यूट्यूब को कैसे पता लगेगा एसएससी के लिए, तो ये क्या है, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम क्या है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये देखो कंप्यूटर के लिए काम आएगा मेंस में, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर विच आर कैरीड आउट इन ए फिक्स ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसी ऑर्डर में, टू फाइंड द आंसर टू ए क्वेश्चन, कैलकुलेट इटीसी, ठीक है। Now a bit of Chandra Swami. Along with the name of the God man, you often hear in Kailash Nath Agarwal alias Mama जी। ये सब छोड़ो, बस ये समझो, कैलाश नाथ अग्रवाल क्या लिखा है, कैलाश नाथ अग्रवाल अलियास मामा जी। ये जो अलियास है भैया, ये अलियास का मतलब क्या होता है, अलियास का मतलब होता है कैसे नाम दे दिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये उर्फ ये, ठीक है, जैसे आपने ओशो का नाम सुना होगा, लेकिन ओशो का नाम ओशो थोड़ी है, ओशो का नाम तो कुछ और है, अब देखो मैं नाम भूल गया ओशो का, जैन, ठीक है, मैं नाम भूल गया, ठीक है। तो अलियास का मतलब है कि ऑफिशियल नेम के अलावा कोई यूजुअल नेम है, जैसे हम किसी छोटू को छोटू बंटी ऐसे बोलते हैं ना, तो वो अलियास है, ठीक है। यूजुअली क्रिमिनल एंड एक्टर्स आर नोन बाय दियर अलियास, जैसे हम बोलते हैं ना किंग खान, ठीक है, तो किंग खान शाहरुख खान का नाम तो है नहीं भाई, उनको हम प्यार से किंग खान, जैसे पावर स्टार, ठीक है, पवन सिंह, तो पवन सिंह का अलियास नाम क्या है, मतलब ऐसा नाम जो है जो ज्यादा प्रचलित हो, वो बता दिया जाए तो वो समझ जाएंगे क्या पवन सिंह के बारे में बात हो रही है, तो क्या है भाई, पावर स्टार, ठीक है। अनदर वर्ड यूज फॉर अलियास इज, अलियास का एक और वर्ड क्या है, अक्का, अक्का भी हम बोलते हैं अलियास के बारे में, ठीक है, जैसे हमने बोला के एन अग्रवाल अक्का मामा जी, कैलाश नाथ अग्रवाल अक्का मामा जी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, के एन अग्रवाल, अब देखो ध्यान दो, के एन अग्रवाल, ए के का मतलब क्या होता है, ऑल्सो नोन एज, व्हाट इज ए के अक्का का ऑल्सो नोन एज, तो अगर मैं अलियास बोलूं तो भी, और ए के मतलब ऑल्सो नोन एज मामा जी, के एन अग्रवाल इज ऑल्सो नोन एज मामा जी, ठीक है, तो अलियास का मतलब समझ गए, अक्का का मतलब समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। इफ यू विश टू होल्ड अलोफ्ट द नेम ऑफ योर अल्मा मेटर, ठीक है, अलोफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, अल्मा मेटर का मतलब क्या होता है भाई, देख लेते हैं, यू कैन नॉट कंटेंट एज एन ऑल्सो, अब देखो तीनों का मतलब समझते हैं, अलोफ्ट का मतलब समझते हैं, अल्मा मेटर का मतलब समझते हैं, ऑल्सो रन का मतलब समझते हैं, ठीक है। अलोफ्ट का मतलब होता है कि इफ यू होल्ड द नेम ऑफ योर स्कूल अलोफ्ट, ठीक है, यू डू इट प्राउड, आप क्या अगर कोई चीज का आप अपने स्कूल का नाम अलोफ्ट कर रहे हो, मतलब आप प्राउड कर रहे हो अपने स्कूल को, ठीक है, टू मेक समथिंग प्राउड, टू मेक समवन प्राउड, ठीक है, इज टू अलोफ्ट, ठीक। अब अल्मा मैटर का मतलब होता है जैसे आई एम एन अलुमिनाई, ठीक है, ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये मैं अल्मा मैटर भी बोल सकता हूँ, अल्मा मैटर का मतलब क्या है, इज द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच यू वेंट टू, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, अल्मा मैटर क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, जैसे अल्मा मैटर
आई बिलोंग्स टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या वो हम बोल सकते हैं कि अल्मा मेटर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अल्मा मेटर इज व्हाट, इज द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच यू वेंट टू इज अल्मा मेटर। ठीक है, ये समझ गए हैं। फिर हमने समझ लिया अलोफ्ट का मतलब, कि अलोफ्ट इट इज हाई अप इन द एयर, मतलब कोई चीज ऊपर उठाना, वो अलोफ्ट है। स्कूल का नाम ऊपर उठाना, प्राउड फील कराना, माता पिता का नाम ऊपर उठाना, प्राउड फील कराना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ठीक है, जैसे अब आ द प्लेन फ्लू एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2500 फीट। अल्टीट्यूड का मतलब क्या, अल्टीट्यूड इज लैटिन वर्ड, ठीक है, जो अल्टस से आया है। जहां भी अल्टस देखोगे भाई वहां का मतलब हाई होगा, जहां भी अल्टस देखोगे का मतलब हाई होगा। ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए प्लेस अबव द सी लेवल। हम अगर बोल दें कि प्लेन 25,000 फुट के एल्टीट्यूड पे उड़ रही है, मतलब समुद्र तल से ये 25,000 फुट पे चल रही है। अब देखो अल्ट का मतलब क्या है, हाइट। अल्टस का मतलब क्या है, हाइट। हाइट तो जो एयरक्राफ्ट में जो इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, जो हाइट को नापता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज अल्टीमीटर, जो हाइट को नापने की मशीन है, जो एयरक्राफ्ट में लगी होती है, एरोप्लेन में लगा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीमीटर बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अल्टस जहां यूज होगा मतलब हाइट से, अल्टीट्यूड का मतलब है कि सी लेवल से कितनी ऊंची पे है। अल्टीमीटर इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि एन इंस्ट्रूमेंट इन द एयरक्राफ्ट दैट सोज द हाइट। क्या शो कर रहा है भाई, हाइट शो कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो हाइट शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे। क्या कर रहा है कि एक समय हुआ करता था, वीडियो काफी लंबी तो नहीं हो रही है, चलिए कोई नहीं, हम खत्म करेंगे। देयर वाज अ टाइम व्हेन ओनली अमचर्स कुड compete इन द ओलंपिक्स। ठीक है, सिर्फ अमचर्स, अमचर्स का मतलब क्या हुआ भाई, नौसिखिया नहीं। अमचर्स का मतलब कि वैसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ट्रेंड ना हो। ठीक है, ऐसे शौक के लिए काम कर रहा हो, ना ज्यादा ट्रेंड हो। अच्छा देखो, जो ट्रेंड ना उसको मैं नौसिखिया हम बोल देते हैं, तो अमचर्स को नोवाइस के लिए भी सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है भाई। अमचर्स को नोवाइस के सिनोनिम्स की तरह भी यूज किया जाता है। लेकिन अमचर्स इज व्हाट, समवन हु डू समथिंग फॉर इट्स प्लेजर, फॉर इट्स एंजॉयमेंट, ही इज नॉट पेड फॉर दैट वर्क। ठीक है, ही इज एन अमचर। ठीक है, विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इसका अपोजिट क्या होगा, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या होगा, जो उस प्रोफेशन में है। प्रोफेशनल क्या होगा, पैसा कमाएगा उससे, या तो स्पोर्ट में हो या किसी चीज में प्रोफेशनल हो। ठीक है, देखो बोथ अमर्चर्स एंड प्रोफेशनल टेक देयर वर्क सीरियसली। अब देखो ध्यान देना, ये नहीं कि आप नौसिखिए हो या अमचर हो या सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहे हो तो आपने वर्क सीरियसली नहीं लिया, आप सीरियसली ले रहे हो। आप अमचर हो या फिर एमेच्योर भी बोल सकते हैं उसको, अमचर ही ज्यादा होगा। अमचर हो प्रोफेशनल हो, दोनों काम सीरियसली लेंगे। अंतर यही है कि आप काम सीखे नहीं हो अच्छे से। ठीक है, आप मजे मजे के लिए कर रहे हो तो अमचर हो। प्रोफेशनल मतलब अच्छे से काम आता है, ट्रेनिंग व्रेनिंग हो चुकी है भैया। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो काम ही अच्छे से ना करता हो, सीरियसली लेता ही नहीं हो, लाख बार बोला गया भैया टाइम से ऑफिस आओ, टाइम से ऑफिस आओ, टाइम से क्लास आओ, लेकिन आता ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डिलेंटेट। उसको हम क्या बोलेंगे, डिलेंट सॉरी डिलेटेंट, डिलेटेनेट, टेनेट, आई एम गुड, इट इज गुड, डिलेटेनेट, डिलेटेनेट उसको बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम डिलेटेनेट बोलेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने काम को सीरियसली लेते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करें, ही सीम्स इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट, वो दिखेगा कि सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो काम कर रहा लगेगा कि अरे भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टेड है काम करने में। ठीक है, लेकिन अपने काम के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता है। ठीक है, सीरियसली ले ही नहीं रहा है उस काम। दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं कि अपने काम के साथ ये डैबल्स कर रहा है, मतलब बस धोखा दे रहा है काम को। ठीक है, ही डैबल्स इन सब्जेक्ट, हम क्या बोल सकते हैं कि उसके 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 सब्जेक्ट के विषय में बहुत जानकारी नहीं है, बस दिखा रहा है कि हमें जानकारी है, सीरियसली भी नहीं ले रहा है, जानकारी भी नहीं है, जानकारी इकट्ठा करने का काम भी नहीं कर रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डैबल्स इन। जैसे आप पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, ठीक है, लेकिन आप दिखाओगे कि हमारा तो बड़ा मन लगता है, तो यू डैबल्स इन योर सब्जेक्ट, यू डैबल्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। क्या कहता है, दिस हाउस हैज ए प्लीजेंट एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होगा भाई, अच्छा वातावरण है। एम्बियंस का मतलब क्या होगा, अच्छा वातावरण है, क्लीन एटमोस्फेयर है। ठीक है, अब जो वर्ड है एम्बो, एम्बो का मतलब होता है बोथ। ठीक है, एम्बो का मतलब बोथ, जैसे एम्बिक्वेस, एम्बिक्वेस का मतलब होता है कि जो दो अर्थ शो करे।
बोथ, ठीक है, शोइंग बोथ अर्थ, ठीक है, इट इज एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट क्या होगा, जो एक से अधिक, जो क्लियर ना हो। अच्छा, जो दो चीज शो कर रहा हो वो तो क्लियर हो नहीं सकता। तो एम्बिगुअस का मतलब द्व्यर्थी भी होता है, और इसका मतलब होता है जो विच इज वेग, विच इज नॉट क्लियर, ठीक है, विच इज पुटिंग यू इन टू डायरेक्शन, ठीक है। इफ इट इज देयरफॉर अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, जो अनकंफ्यूजिंग हो, अनक्लियर हो, उसको हम एम्बिगुअस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो, एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होगा। एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन वैसा पर्सन होता है जो दोनों हाथ हाथ इक्वली यूज कर सकता है, विच इज स्किल्ड, ठीक है, विच इज टू स्किल्ड टू यूज बोथ हैंड इक्वली, ठीक है। ही इज एम्बी डेक्स्ट्रस, ही और सी इज एन एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन। एम्बी का मतलब बोथ होता है। एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होगा, ही हैज टू अपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स सेम थिंग, सेम थिंग है, और ठीक है, दो अपोजिट फीलिंग्स है उसके द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, दो अपोजिट फीलिंग्स है तो हम बोलेंगे एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, द आर्मी वाज कॉल्ड टू एमिलियो एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है बेटर, एमिलियोरेट का मतलब होता है बेटर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये किताब मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ सामने मैंने नीतू मैम की किताब पढ़ रखी है, मैंने वशिष्ठ सर का किताब पढ़ रखा है, लेकिन मैं पहली बार ये किताब पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वो इतना बाहर पढ़ रखा है, तो क्या वो सेम चीज़ पढ़ने जाऊँ, है ना, तो इसीलिए मैं नई चीज़ें कुछ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए कि कोई कोई प्रोनाउंसिएशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी वीक है, मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मैं आते हैं आगे। तो आर्मी वॉज कॉल्ड टू एमेलियो एमेलियोरेट द बेटर द सिचुएशन काउज्ड बाय द फ्लड। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है कि बेटर द सिचुएशन, ठीक है, बेटर द सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है उसको अच्छा करना, ठीक है। अच्छा, सोल्जर्स में कुछ लोग एमिएबल थे, एमिएबल का मतलब जो फ्रेंडली थे, जो प्लेजेंट थे, उनको क्या बोलेंगे, एमिएबल। एमिएबल और एमिकेबल को हम सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं भाई, एमिएबल और एमिकेबल को, ठीक है। अब देखो, एमिकेबल का मतलब क्या है, यू एंजॉयड, एंड एमिएबल का मतलब क्या है कि दोस्ताना संबंध। एमिकेबल का मतलब क्या है कि आप बिना झगड़े के कोई चीज सुलझा ले रहे हो, बस अंतर यही है, बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल सिनोनिम्स की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अमिश, अमिश, अमिश का मतलब क्या होता है, रॉन्ग होता है। अमिश का मतलब क्या होता है, रॉन्ग होता है। ए मिस, आपने मिस कर दिया, बोले ए मिस इधर आओ, ए मिस इधर आओ। आप तो यार मिस को ए ऊ ऐसे करके तो नहीं बोल सकते हो, आप तो बोलोगे ना गुड मॉर्निंग मिस, मैम मिस जरा सुनिए। ए मिस क्या होता है, अरे मिस, ओ मिस, तो ए मिस का मतलब होगा रॉन्ग, ठीक है। फिर आ जाओ, ही वॉज वेरी कॉल्ड टू अमरश, अमरश का मतलब होता है सेक्सुअल लव, ठीक है। अमरुष का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल लव। तो सेक्सुअल लव के लिए क्या था, बहुत कोल्ड था। अच्छा, यहाँ कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं होगा, कोल्ड मतलब ये होगा, क्या बोल सकते हैं हम कि शोइंग इंडिफरेंस, ठीक है, मतलब जैसे बोलते हैं सख्त, सख्त ठंडी होने के बाद चीजें सख्त हो जाती है, हम बोलते हैं ना ये तो बड़ा सख्त लौंडा है, ठीक है, तो ये सख्त है मतलब बेरुखापन, ठीक है। यहाँ कोल्ड का मतलब सख्त वाला है, ठीक है। आ जाइए आगे, थोड़ा हम करते हैं फिर हम समाप्त करेंगे, इसे बहुत लंबा ये जा रहा है। अब ये एंटी देख लेते हैं। देखिए, एंटी जो लैटिन प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है बिफोर, जैसे एंटी मेरिडियन होता है, ठीक है। एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर नून, मेरिडियम का मतलब क्या होता है, नून। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटी मेरिडियन, इसका मतलब क्या होता है, दोपहर से पहले। एक मिनट, क्या हो रहा है, एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले। एंटी नेटल का मतलब क्या होगा, एंटी मतलब पहले, नेटल मतलब बच्चा जब जन्म ले रहा हो, तो एंटी नेटल मतलब कि जन्म लेने से पहले। तो अगर माता जो मेडिकल केयर है एक वुमेन का, अगर वो बच्चा देने वाली है, बच्चा होने वाला है उसे, ठीक है, उसके पहले की जो केयर होती है उसको एंटी नेटल केयर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम भाई, एंटी नेटल केयर बोलेंगे। अच्छा, और कुछ वर्ड्स है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि एक चीज होने के पहले कोई चीज हुई है, ठीक है, विच कम्स बिफोर ए थिंग, अभी कुछ है उसके पहले, इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसको हम बोलते हैं पूर्वागामी, ठीक है, एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटी चैम्बर या एंटर रूम, ठीक है, एंटर, एंटी चैम्बर या एंटी रूम, इसका मतलब क्या होता है, छोटा रूम, ठीक है, एक बड़े रूम के पहले। आपने देखा होगा
जैसे कोई बड़ा रूम में आप एंटर करने जा रहे हो, उसके पहले एक छोटा रूम नहीं होता, तो वो छोटा रूम को एंटी चैम्बर या एंटी रूम करते हैं। एंटीडेटेड चेक का मतलब, एंटीडेटेड लेटर का मतलब या एंटीडेटेड चेक का मतलब कि आप लेटर तो आज लिख रहे हो लेकिन उस पर डेट पहले की लिखी गई है। लेटर और चेक ऑन विच इज रिटन अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ राइटिंग। आप लेटर तो आज लिख रहे हो लेकिन उस पर डेट पहले की लिखी गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीडेटेड। अब वेरी ओल्ड फैशन थिंग, ठीक है, उसको एंटी डिलुवियन कहेंगे। एंटी डिलुवियन का मतलब क्या हुआ, अच्छा इसे बोलते हैं कि जैसे नहीं बोलते हम लोग, अब बड़ा सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं यार, एग्जाम में कीबोर्ड तो ऐसे दिया था जैसे हड़प्पा सभ्यता किससे खोज में निकाला गया है, ठीक है, ऐसे में नहीं बात करते हैं, तो वो क्या है, एंटी डिलुवियन है, ठीक है, वेरी ओल्ड फैशन है, और ये बड़ा हास्यास्पद रूप में हम इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिफोर द टाइम ऑफ फ्लड, ठीक है, टाइम बिफोर द फ्लड, टाइम बिफोर द फ्लड मतलब कभी बाढ़ आया होगा बहुत पहले, उसके भी पहले का समय एंटी डिलुवियन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, एंटी और एंटी में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। देखो ये एंटी है, एंटी, एंटी, एंटी पढ़ते हैं, और ये एंटी है। एंटी मतलब अपोजिट होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, जो अपोज करे। जैसे क्या है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को अपोज करे, जो बैक्टीरिया को किल करे। एंटी क्लाइमेक्स, एंटी डॉट, ठीक है, एंटी हीरो, हीरो का उल्टा, एंटी नॉमी, एंटीपैथी, एंटीपोड्स, एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हो सकता है, पायर मतलब आग होता है, मतलब जो आग से रोकथाम दे, वो क्या, एंटीपायरेटिक, ठीक है। चलिए आगे चलें। अच्छा जब हम बात कर रहे हैं कि यू आर एट द ग्रेटेस्ट डिमांड व्हेन यू आर एट द एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होगा भाई, एपेक्स का मतलब होगा हाईएस्ट पॉइंट। एपेक्स का मतलब क्या होता है, कि हाईएस्ट पॉइंट, मतलब आप अपने सक्सेस के, आप अपने करियर के हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मतलब आप कहाँ हो, आप अपेक्स पे हो। एपेक्स का और क्या एक सिनोनिम्स हो सकता है, एपेक्स का सिनोनिम्स हो सकता है जेनिथ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं जो मतलब सबको पता होगा। एपोलॉजी, एपोलॉजीज का मतलब क्या होगा, कि मिस्टेक्स। एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब क्या होगा, कि आपके मिस्टेक है ना। अच्छा दो लैटिन वर्ड्स और आ रहे हैं हमारे पास। एक आ रहा है आपका अ पोस्टेरियोरी, पोस्टियोर, पोस्टर, पोस्टियोरी, अब प्रायर, प्रायर और पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है जो बाद में आ रहा हो, प्रायर, जैसे दिस इज ए प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मनी बिल, ठीक है, अ मनी बिल कम्स विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रायर का मतलब क्या होगा, कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, मतलब बिल आने के पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन हो जाना चाहिए भाई। तो ये पोस्टेरियरी का मतलब क्या होता है, जो बाद में आए, और प्रायरी का मतलब क्या होता है, जो पहले आए। अच्छा जो बाद में आएगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा। जो बाद में आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट होगा कुछ चीज का। और जो पहले आ रहा होगा किसी चीज का कारण हो रहा होगा, जो पहले आ रहा होगा किसी चीज का क्या हो रहा होगा, कारण, और जो बाद में आ रहा होगा किसी का रिजल्ट हो रहा होगा। जैसे हम बोलते हैं कि द स्ट्रीट्स आर वेट सो इट मस्ट हैव रेन, तो हम क्या बोलेंगे कि सड़कें गीली हैं, तो गीली हैं ये इफेक्ट है क्योंकि बाद में हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जरूर बारिश हुई होगी तभी तो सड़कें गीली हैं। तो सड़क गीली होने का कारण, काम बाद में हो रहा है, तो ये क्या है, इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, पोस्टियररी है। अच्छा जब हम प्रायरी की बात करेंगे कि प्रायर क्या स्टेटमेंट दे रहा है, अगर इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है, तो सो, बारिश हो रही है, उस, तो इसके बाद सड़क गीली हो जाएगी। द स्ट्रीट मस्ट बी वेट, बारिश हो रही है तो सड़क गीली होगी। जैसे बोले अरे बहुत बारिश हो रही है, नदी में बहुत पानी आ गया होगा, तो इफेक्ट है नदी में पानी आना, बारिश होना कॉज है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रायर स्टेटमेंट क्या है हमारा, बारिश होना। वहां प्रायर स्टेटमेंट क्या था हमारा, हमारा बारिश होना प्रायर स्टेटमेंट था, और ये इफेक्ट हमारा सड़क गीली होना हो गया। चलिए समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे हम चीज़ों को हम देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और इसी तरीके से अब डेली, मेरा तो काम है हम डेली वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक कर देना, आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ये किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, इसी किताब में से मैं चीज़ें आपको डिस्कस करा रहा हूँ, तो आप हो सके तो इस किताब को खरीद लो, आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक होगा ये किताब।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जरूर से जरूर कमेंट कर देना।